गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास 12th कैसे हैं आप लोग? तो आज हम सब चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहात, इस चैप्टर पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बुकनन का विवरण, उसके बारे में आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो देहात में विद्रोह यानी बम्बई दक्कन जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद एक और पॉइंट है लेखा और जो बहियाँ थी वो जला दी गई, उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बुकनन का विवरण, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो बुकनन था उसने जो विवरण दिया था, उस पूरे विवरण के आधार पर अगर देखा जाए तो हम सब लोगों को उन विवरणों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं पर ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो कंपनी का कर्मचारी था। कौन सी कंपनी का? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा? जो भैया कंपनी का कर्मचारी होगा वो अपनी कंपनी के लिए काम करेगा, ना कि आपके लिए। समझ रहे हैं ना आप सब? तो ये बात थी। और वो कंपनी के लिए सर्वेक्षण के उद्देश्य से यात्रा किया करता था। भाई कंपनी के लिए सर्वेक्षण करना है उसे, और उस उद्देश्य से वो यात्रा करता था। इसीलिए हम उसके विवरणों पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। बुकनन जो था उसको साफ साफ हिदायत दी गई थी, ये कहा गया था क्या कि उसे क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है, ये उसे पहले ही बता दिया गया था कि भैया इस तरीके से देखना चीज़ों को, इस तरीके से खोजना चीज़ों को, ये लिखना। तो उसी प्रकार की चीज़ें वो लिखा करता था। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके के काम हुआ करते थे। तो ये चीज़ें थी और इस तरीके से वो ज़्यादातर काम किया करता था, ठीक है ना। और क्या करता था वो फौज के साथ गाँव में जाता था। उसके आसपास हमेशा फ़ौज एक रहती थी जो कंपनी के द्वारा उसके नियुक्त की गई थी उसके लिए वो फ़ौज, ठीक है ना। तो उसके साथ वो गांव में जाता था और वहाँ क्या करता था? वहाँ कंपनी के एजेंट के रूप में काम किया करता था। तो इस तरीके से वो सारे काम किया करता था। और जब कंपनी के जब कंपनी ने अपने आप को मजबूत बना लिया, तब उन्होंने इस व्यक्ति को इस कार्य के लिए भेजा। फिर वो संसाधनों की खोज में लग गई। किसकी खोज में लग गई? संसाधनों की खोज में लग गई, ठीक है। तो अब ऐसे कौन से संसाधन वो जो जिनका यूज़ किया जा सके, ऐसे संसाधनों का, ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल। तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको अपने मनचाहे उपयोग में उन्हें लिया जा सकता था। तो इसलिए उन्होंने उन संसाधनों की खोज करना शुरू करवाया। बुकनन जो था वो प्रेक्षण शक्ति का बहुत ही धनी व्यक्ति था। वो हर चीज़ को बड़े सही ढंग से सोच समझ लेता था और चीज़ों को पहचान लिया करता था। उसकी बुद्धि थोड़ी तेज़ थी इस मामले में। तो बुकनन इस शक्ति का धनी व्यक्ति था, वो पहचान जाता था चीज़ों को। तो बुकनन जो था उसने पत्थर, चट्टान, ज़मीनें, खनिज, ग्रेनाइट, इन सब का उसने क्या किया? पता लगाया। इन सब चीज़ों का, इन सभी उत्पादनों का उसने पता लगाया। बुकनन जो था वो जो है ना, जब उसने इन सब चीज़ों का पता लगाया तो वो जब किसी भी भूदृश्य के बारे में लिखता था ना, या किसी जगह के बारे में जब बताता था या चीज़ों को अपनी डायरी में लिखता था, तो वो ये भी लिखा करता था कि वहाँ पर किस प्रकार का फेरबदल किया जा सकता है और उस फेरबदल से क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। हर चीज़ को बड़े ही संक्षेप में वो बढ़िया तरीके से उसको लिखा करता था। उसमें क्या ऐसा चेंज किया जा सकता है जिसके कारण वहाँ उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ऐसी सारी चीज़ों की वो रिपोर्ट तैयार किया करता था। कौन सी मिट्टी है, किस मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, कौन से ऐसे पेड़ हैं जो काटे जा सकते हैं, कौन से ऐसे पेड़ हैं जिन्हें उगाया जा सकता है इधर ज़्यादा इस मिट्टी में,
ऐसी हर प्रकार की छोटी छोटी जानकारियों को वो अपनी इसमें लिखा करता था, अपनी पुस्तक में, यानी अपनी जो डायरी थी उसमें वो लगातार लिखता रहता था। वो वनों की कृषि भूमि में बदलना चाहता था। सारे वन धीरे धीरे हटाना चाहता था कि इन वनों को हटा दिया जाए और उसे किस में बदल दिया जाए, कृषि भूमि में बदल दिया जाए। क्यों बदल दिया जाए? क्योंकि कृषि भूमि से लगान आता था, राजस्व आता था, टैक्स आता था भाई। और वो टैक्स किस काम में आता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में आता था। ईस्ट इंडिया कंपनी उससे अपने सैनिकों की, अपने लोगों की रखवाली के लिए जो पैसा आता था, उस पैसे से उनकी रखवाली के लिए कार्य में लगा दिया जाता था वो पैसा। वनवासियों की जो जीवन शैली थी उसके ये आलोचक थे। वनवासियों की जीवन शैली के क्या थे ये लोग? आलोचक। आलोचना किया करते थे लगातार। तो ये बुकनन का ये खास था कि वो नहीं चाहता था कि ये वनवासी जो है ना इस प्रकार की जीवन शैली अपनाएं। उन्हें हटाना चाहता था वो अपने रास्ते से, हटाकर एक नई भूमि बनाना चाहता था, ऐसी भूमि, कृषि भूमि जहाँ पर लोग आगे के कार्यों को कर सकें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है देहात में विद्रोह। अब विद्रोह कहाँ पे हुए? ये बम्बई और दक्कन में विद्रोह हुए। ज़्यादा इसके बारे में तो नहीं है, परंतु फिर भी जो खास पॉइंट है वो आपसे इससे जो टच में है जो पॉइंट वो आपसे चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर आगे वाले टॉपिक के बारे में आपसे बात करते हैं। तो 19वीं सेंचुरी के दौरान स्टूडेंट्स देहात में जब विद्रोह हुआ, देहात माने गाँव के क्षेत्र होते हैं, तो गांव में जब विद्रोह हुआ तो कहाँ हुआ? बम्बई और दक्कन के आसपास के क्षेत्रों में हुआ। तो 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों में किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध बहुत सारे विद्रोह करने शुरू कर दिए। किसके विरुद्ध? साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध। क्यों? ये तो आपको भी मालूम है, ये लेसन इतना आपने पढ़ लिया। भाई व्यापारी क्या किया करते थे? व्यापारी जो है चीज़ों को कम दाम में लेते थे उनसे और ऊंचे दामों में अपना बेच दिया करते थे। साहूकार भी इसी तरीके का काम करते थे। साहूकार ज़मीनें लिखवा लेते थे, जो पैसा दिया 100 देते हैं तो 1000 लिख दिया करते थे। पढ़े लिखे लोग थे नहीं। जब पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया? उनकी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना शुरू किया इन साहूकारों ने और व्यापारियों ने, और अपने फ़ायदे बनाने शुरू कर दिए। तो इन फ़ायदों के लिए ही जो उन्होंने कार्य किया, इसके विरुद्ध इन किसानों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए। ऐसा ही एक विद्रोह शुरू हुआ था दक्कन के अंदर 1875 में, 1875 में एक विद्रोह हुआ। अब उस विद्रोह में हुआ क्या? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उसी के बारे में। लेखा और बहियाँ जला दी गई। लेखा क्या होता है और बहियाँ क्या होती हैं? लेखे और जो बहियाँ होती हैं, जब आप किसी बनिया से इसके बारे में पूछेंगे जो दुकान चलाता है, तो वो आपको बताएगा ये लेखा और बहियाँ क्या होती हैं। या कॉमर्स पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं कि लेखा और बहियाँ क्या होती हैं। उसमें रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स, किसको क्या दिया, क्या लिया, कितना वापस किया, कितना आगे बढ़ गया पैसा। इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, सब लिखा जाता है उसके अंदर। तो ऐसी लेखा, ऐसी बहियाँ जिनमें रिकॉर्ड्स होते थे इस प्रकार के, ज़मीनें ले ली किसानों की, लिख ली, उसमें ये भी लिख लिया कि इसका मकान भी हमारा हो गया, इसके खेत भी हमारे हो गए, पैसे उसने 100 रुपये लिए हैं लेकिन लिखवा सब कुछ लिया गया। ऐसी लेखों को, ऐसी बहियों को क्या कर दिया गया? बिल्कुल जला दिया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आंदोलन शुरू हुआ। अब ये आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ? यह आंदोलन शुरू होता है
पूना में, पुणे के गांव में शुरू होता है। आज उसे पुणे कहते हैं, लेकिन कुछ समय पहले उसे पूना के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा शहर है। उसका एक गांव है सुपा। तो इस सुपा नामक गांव में, यहाँ पर मंडी में 12 मई 1875 में ये शुरू हुआ था। किस दिन शुरू हुआ था? मंडी में। कब? 12 मई 1875 में शुरू हुआ। यहाँ अनेक व्यापारी और साहूकार रहा करते थे। कौन कौन रहता था? अनेक व्यापारी। और कौन रहते थे? साहूकार रहते थे। आसपास के किसानों ने इकट्ठे होकर साहूकारों के जो बही खाते थे या जो ऋणबंद थे, उनकी मांग करते हुए उन पर हमला कर दिया। साहूकारों से मांग कर रहे थे, अपने बही खाते दो, हमको ऋणबंद दो, हम भी देखना चाहते हैं तुम उसमें क्या लिखते हो, क्या करते हो। नहीं दिए सॉरी। जब उन्होंने नहीं दिए तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया, उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली, अनाज की दुकानें लूट ली, साहूकारों की घरों में आग लगा दी। कितना काम कर दिया उन्होंने, वही खाते जला दिए। साहूकारों के पास अब कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहा कि किसकी ज़मीन हमारे पास थी, किसकी नहीं थी। दिमाग में याद है कि इसकी ज़मीन हमारे पास है, इसका ये भी हमारे पास है, लेकिन जब रिकॉर्ड नहीं है तो आप बता भी नहीं सकते किसी को कि भैया तुम्हारी चीज़ हमारे पास गिरवी रखी हुई है। नहीं, अनाज की उनकी दुकानें लूट डाली, सारा अनाज ले गए निकाल के वहाँ से। साहूकारों के घरों में उन्होंने क्या किया? आग लगा दी। जो उन्होंने इकट्ठा किया था अब तक सब में उन्होंने उसे फूंक कर स्वाहा कर दिया, बर्बाद कर दिया उनका। पूना से विद्रोह अहमदनगर में फैला। कहाँ फैला? पूना से विद्रोह अहमदनगर में फैलना शुरू हुआ। अहमदनगर एक और बहुत बड़ा शहर है। 6500 किलोमीटर का एरिया इस चपेट में आ गया था। 6500 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल होता है। इसके आसपास का 6500 किलोमीटर का एरिया इसकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव में ये विद्रोह धीरे धीरे फैलता चला गया। 30 से अधिक गांव में ये विद्रोह फैला। साहूकार घबरा घबरा कर गांव छोड़ छोड़कर भाग गए, यहाँ से निकल गए। कुछ संपत्ति छोड़ के भाग गए। अंग्रेजों ने सेना बुलाई और सेना बुलाकर विद्रोह पर काबू पाने का उन्होंने प्रयास किया। जब सेना बुलाई गई तो इस तरीके से उन्होंने इस विद्रोह पर काबू पाया और लगभग 95 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। तो इस तरीके से ये विद्रोह धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र में जो फैला, उसे अंग्रेजों ने सेना के द्वारा इस विद्रोह पर काबू पाने का प्रयास किया। इसके बाद नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं और भी आपके, उन्हें भी पढ़ाएंगे, आगे वाले और टॉपिक भी पढ़ाएंगे। एक नई राजस्व प्रणाली के बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद आपको राजस्व की मांग और किसानों का जो कर्ज था उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट 2 टॉपिक्स अगले वाले टॉपिक जो हमारी एपिसोड बनेगा उसमें आपसे चर्चा करेंगे। तो गाइस, तब तक अपनी चीज़ों को बढ़िया तरीके से एक बार दोबारा रिवीजन कीजिए, इस पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को। और तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।